हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे तलपट। तलपट का बैलेंस मिलाना है भाई, आप लोगों का भी बैलेंस मिला लो। आ जाओ, मजा कर रहे हैं। आज हम हैं कंप्लीट सिलेबस जूनियर अकाउंटेंट के चैप्टर नंबर 5 में, है ना, जिसमें आपको प्ले लिस्ट मिलेगी हमारे चैनल पे जिसका नाम है कंप्लीट सिलेबस। बिल्कुल आ जाइए। अभी तक भाई हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले तलपट से पहले हमने पढ़ा था भाई सहायक भैया, है ना। तो सहायक भैया का थोड़ा देखिए रिजल्ट, क्या क्या पढ़ा हमने। अभी देखो सर, ये मुझे थोड़ा पढ़ाना बाकी है, कुछ चीजें रह गई थी। इस चार्ट तक अपन थे। ये चार्ट मैंने बता दिया था आपको, कैश बुक बता दी थी पूरी, है ना। ये चार्ट मैंने बताया आपको अच्छे से। ये चार्ट आप सॉरी, होल्ड करना भाई, क्या हो रहा है ये पीछे। हाँ, ये चार्ट आप अच्छे से रिटर्न आउट करना। रिटर्न आउट नहीं भी करो, मैं तो कह रहा हूँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग चलाओ। सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां से ये पीपीटी को डाउनलोड करो, अपने मोबाइल में ले लो। 1 बाय 1 पीपीटी सारी आती रहेगी। और वो क्या होता है एक्चुअल में, एक ही पीपीटी 2-3 दिन हमारी चलती है, वो 3 चैप्टर पूरे होने के बाद हम डालते हैं, है ना, ताकि सब एक ही साथ चले जाए आप लोगों को। तो भाई एक साथ चले मिलेगी आपको पीपीटी 2-3 टॉपिक की, उसको अपलोड कर लेना। इससे पहले हमने ये बताई थी कैश बुक कितने प्रकार होती है। एक कैश बुक मुख्य रूप से 4 प्रकार होती है: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। इनके बारे में बताया था, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे नहीं आ सकते, सब बताया था। ठीक है, तो भाई लोगों, अब आते हैं अपन परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक का फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे आएगी नंबर 1 डेट, नंबर 2 विवरण मतलब समीक्षा, नंबर 3 लेजर फोलियो, है ना। बुक के अंदर क्या आएगा, आगे जाएंगे इसमें बुकों की पोस्टिंग कहाँ होगी सर, लेजर में होगी। लेजर के 21 पन्ने पे इसकी पोस्टिंग हो रखी है, तो वो लेजर फोलियो। यहाँ पे आएगी भी डिटेल्ड अमाउंट की डिटेल, मतलब चीज की क्वांटिटी वगैरह जो भी डिटेल लगनी है वो डिटेल, फाइनल अमाउंट यहाँ। ठीक है, ये होगा एक तरह का परचेज बुक का, सेल बुक का मेन परफॉर्मा यही है। फाइनल परफॉर्मा ये नहीं है। परफॉर्मा, बुक का परफॉर्मा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, है ना। जैसे आपकी बुक आप परचेज सेल्स करते हो और आप जीएसटी के दायरे में आ गए, 40 लाख से ज़्यादा आपको टर्नओवर हो गया तो आपके ऊपर सेल टैक्स लगने लग गया। या दूसरे राज्य से माल लाते हो, चाहे 40 लाख टर्नओवर नहीं भी हो तो भी आपको सेल टैक्स नंबर लेने पड़ते हैं, तो आपने सेल टैक्स नंबर ले रखे हैं, तो इस परफॉर्मेट में सेल टैक्स का भी कॉलम ऐड हो जाता है ना। अब देखो आगे चलो, एक चीज़ बताते हैं हम आपको। ये क्वेश्चन है भाई, enter the following transaction in purchase book and post them into ledger। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कब के है सर, 10 अप्रैल के ट्रांजेक्शन है। कब के ट्रांजेक्शन, 10 अप्रैल के। दो आदमियों से हमने लेन देन कर रखा है, एक तो परचेज फ्रॉम टीच लाइन बुक स्टोर से, किससे, टीच लाइन बुक स्टोर से परचेज कर रखा है किसी आदमी ने, और परचेज कर रखा है एस के बुक ट्रेडर से। दो बंदों से परचेज कर रखी है इस बंदे ने, है ना। दो दुकानदारों से परचेज कर रखी है, वो दोनों दोनों क्या है, उधार है। तभी तो ये क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। किस में लिखना है इसको सर, परचेज बुक में लिखना है। और परचेज बुक में अपन कब लिखते हैं, जब मामला उधार का हो। ठीक है सर, तो एक तो परचेज, और दोनों के दोनों ट्रीटमेंट कब के हैं सर, 10 अप्रैल के हैं। 10 अप्रैल ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2। ट्रीटमेंट नंबर 1 में क्या बोला है, परचेज फ्रॉम टीच लाइन बुक स्टोर से। तो टीच लाइन बुक स्टोर का नाम आएगा हमारी पुस्तकों में, बिल्कुल आएगा सर। बुक में नाम क्यों आता है, जब हम मामला उधार का हो। ओके सर, अब उससे क्या खरीदा भाई, 100 बुक खरीदी 120 रुपए के हिसाब से, पर बुक के हिसाब से। तो 100 इंटू 120 कितने रुपए बन गए, 12,000। अच्छी बात है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2, 200 बुक खरीदी 300 रुपये पर बुक के हिसाब से, टोटल कितना हो गए सर, 60,000 रुपया। अच्छी बात है। फिर ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से। अब मैंने ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे क्यों डाला, एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शामिल नहीं होता। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, इसकी जनरल एंट्री भी बताऊंगा, एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा कि सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। 99% तो बच्चों को पता है। मैं अपनी तरफ से भाई संतुष्ट हो जाऊं कि मैंने भी बता दिया है ना। चलो आ जाओ, ट्रेड डिस्काउंट बिल बुक के में नहीं, जनरल एंट्री में भी ट्रेड डिस्काउंट का कुछ लफड़ा आता है। हाँ, मान लो 1 लाख का माल खरीदा आपने दुकानदार से, या आप माल बेच रहे हो और आप उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, 1 लाख का माल 1,000 की छूट दे दी, ऐसे ही चलो आप वहाँ 99,000 की सेल करोगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री वहाँ नहीं करोगे। व्यापारिक छूट, है ना, व्यापारिक छूट की एंट्री पुस्तकों में नहीं होती। व्यापारी अपने मन से देता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं होता। ठीक है,
इसके बाद देखो 200 बुक 300 रुपए के हिसाब से बेची, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, फ्राइट चार्ज, अब मान लो हम उससे ऑर्डर से मंगा रहे होंगे तो उसने फ्राइट चार्ज के भी 200 रुपये ले लिए भाड़ा, है ना, वहाँ से चार्ज लगेगा यहाँ तक वो बुकें लाने का। भी देखो 100 बुक अच्छी खासी वजन हो गई, 200 बुक अच्छी खासी वजन में हो गई, मतलब 300 किताब लेके आ रहे हैं तो किसी टैक्सी में डाल के लेके आएंगे तो भाड़ा देगा ना टैक्सी वाला, 200 रुपये उसने भाड़ा ले लिया। अब उस अमाउंट पे सेल टैक्स लग गया, अब सेल टैक्स पे लगेगा क्या सर, भाड़े पे सेल टैक्स लगेगा? तो अब इसकी देखो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता रहा हूँ, अकाउंटिंग हिसाब किताब भी बता रहा हूँ। हमने माल कितने का खरीदा सर, 100 रुपये, सॉरी 100 बुक इंटू दो, 120 रुपये पर बुक है ना, सॉरी 200 वाला दिमाग में गया, 120 रुपये पर बुक है। चल जा रे दादा, चल जा रे दादा, क्यों परेशान कर रहा है भाई, पीपीटी फैल भी गई, ये क्या मजे हो रहे हैं रे सौरभ, सौरभ की गलती है सारी। सर कहेगा मुझे क्यों डांट रहे हो सर, ये परचेज बुक, सॉरी, ओके ओके, आ जाइए वापस। हाँ भाई 100 बुक थी, ये 100 बुक 120 रुपए के हिसाब से, अमाउंट कितना सर 12,000, फिर 200 बुक 30 रुपए के हिसाब से, 200 बुक इंटू 300 रुपए के हिसाब से, 30 नहीं बेटा 300 है, 60,000 रुपए ये, तो टोटल रुपए कितने हो गए सर, भाई टोटल रुपए हो गए 72,000 रुपए, कितने रुपए हो गए सर 72,000 रुपए, 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो लेस कर दो इसमें से, ट्रेड डिस्काउंट 10% का मतलब हो गया, एक जीरो काट दो, 7,200, माइनस करो 72,000 में से 7,200, माइनस कर भी सौरभ, 72,000 में 7,200, मेरा कैलकुलेटर आ गया, इतने टाइम नहीं है अपने पास, रुको 1 मिनट होल्ड करना, मेरी बुक बना रखी है, 64,800, कितना आ गया बेटा 64,800, ये हो गया भाई 64,800। अब सेल टैक्स लगेगा, भाड़े से बाद में लिखा हुआ है भाई, लेकिन फिर भी अब ये लगेगा यहाँ पर ऐड होगा सेल टैक्स, जिस बंदे ने माल बेचा है और हमने खरीदा है हम उसको टैक्स पे करेंगे, तो हमने जिस चीज़ को खरीदा है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, तो कितने रुपए भाई सर 10%, कितना परसेंट 10%, तो ऐड कर दो 10% सेल टैक्स, तो कितना हो जाएगा भाई 6,480 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो ये टोटल होगा इसके अंदर ऐड कर लेंगे सर फ्राइट, फिर इसके बाद में टोटल फिर अपन पे करेंगे उसको, ये अमाउंट पे करेंगे, है ना, हमने उस बंदे से खरीद रखी है, फाइनल अमाउंट ये पे होगा। सर सेल टैक्स खर्चों से पहले क्यों लगा, अब चीज़ याद रखो, उस बंदे ने सेल टैक्स लगाया, बिल बनाया, बिल बना के सेल टैक्स लगा के हमको पकड़ा दिया, उसके बाद भाड़ा उसने दिया हो या भाड़ा हमने दिया हो, हमारी परचेज में ऐड होगा, क्योंकि हम मान लो दिल्ली से कुछ माल खरीदा, उस बंदे ने परचेज, उस बंदे ने सेल किया, सेल टैक्स लगाया, सेल का बिल बना के हमको दे दिया, हमारे लिए वो परचेज है। अब उसको हम 1,00,000 का माल है, 10,000 का भाड़ा देके यहाँ तक लेके आते हैं, तो यहाँ आने के बाद हमारे पास वो कितने पड़ गया 1,10,000 में, क्या उस बिल बनाने वाले ने 10,000 के भाड़े पे टैक्स लगाया क्या सर, नहीं लगाया, तो भाड़े पे टैक्स नहीं लगता भाई, परचेज का जो बिल बन रहा है या सेल्स का जो बिल बन रहा है, बिल की अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद टैक्स लगता है। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट से पहले जितना कैश डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट से पहले टैक्स लगता है, इसके बारे में भी अपनी एक छोटी सी क्लास लेंगे, टैक्सेशन की, सेल टैक्स की, जीएसटी की एक छोटी सी क्लास लेंगे, बिल कैसे बनता है, डिस्काउंट से पहले डिस्काउंट के बाद कब लगता है कब नहीं लगता, वो अपना एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर 2 4 5 एमसीक्यू आता है, वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना भाई, जो भी खर्चा हो गया हमारी परचेज को बढ़ाएगा। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, पहले तो भाई अमाउंट है, फिर आपके ये फ्राइट चार्ज आ गया, फिर सेल टैक्स आ गया, फिर ट्रेड डिस्काउंट आ गया, एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, एक तो देखो इधर देखो वापस, थोड़ा सा इधर देखो, एलएफ डिटेल, यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा, डिटेल की जगह कुछ और हो सकता है, जैसे ग्रॉस अमाउंट वगैरह वगैरह कुछ और ये अमाउंट, दो तो कॉलम है ये, इसके बाद आए इसके बजाय और कितनी है, मतलब यूँ एलिमेंट्स बढ़ गए सर, भाड़े का भाड़ा बढ़ गया, हम माने माल खरीदा, माल से स्टोर रूम तक आने तक का, मार्केट से स्टोर रूम तक आने तक एक तो भाड़ा बढ़ गया, ठीक है सर, फ्राइट बढ़ गई, सेल टैक्स बढ़ गया, ठीक है, और भी कोई खर्चा बढ़ जाए तो जितने खर्चे बढ़ेंगे उतने कॉलम बढ़ते जाएंगे इसके। आ जाओ फिर आगे, अगर इस चीज़ को मैं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं परचेज बुक बना के सॉल्व करूँ तो मुझे कैसे करना होगा,
ये रही मेरी परचेज बुक, ये रही सर। डेट कितनी सर 10 अप्रैल, ये रही 10 अप्रैल। ईयर कितना 2023, तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले 2023, यहाँ आएगी 10 अप्रैल। ठीक है। अब किससे खरीदा भाई? फ्रॉम टीच लाइन से, सॉरी टीच लाइन बुक स्टोर से, सही सॉरी क्या, टीच लाइन बुक स्टोर। तो भाई जिससे हमने माल खरीदा पहले उसका नाम लिख दो, टीच लाइन बुक स्टोर लिख दिया। अब उसे क्या खरीदा, जो जो खरीदा वो सारी की सारी डिटेल लिख दो। 100 बुक खरीदी 120 रुपये पर बुक के हिसाब से डिटेल आ रही है, पर्टिकुलर समीक्षा आ रही है उसकी सर 12,000। 200 बुक खरीदी एट द रेट 300 रुपये के हिसाब से 60,000 की। ठीक है, उसमें से लेस करा ट्रेड डिस्काउंट कितना सर 10%। तो टोटल कितना हो गया सर 72,000। टोटल कितना हो गया, अभी हमने किया था ना 12,000 और ये 60,000। सर एक तो माल था 12,000 का, ये था 12,000 का, और ये था आपके 60,000 का, दोनों मिला के कितना हो गया सर 72,000 का। तो हमारी ग्रॉस इनकम, सॉरी ग्रॉस परचेज कितनी सर 72,000 की। अब उस बंदे ने ट्रेड डिस्काउंट दिया कितने परसेंट का सर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब उस ट्रेड डिस्काउंट निकालो, बहुत हो गया 10%, 7,200। ठीक है सर, ये ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद हमें नेट प्राइस कितनी देनी पड़ेगी सर? इसमें से 7,000 72,000 माइनस करो 7,200, हमें नेट प्राइस देनी पड़ेगी 64,800, 64,800। ये हमको नेट प्राइस देनी पड़ेगी। अब इस प्राइस पे लगेगा सेल टैक्स, क्या लगेगा सेल टैक्स, तो 6,480 रुपया। तो इस प्राइस में ये प्राइस जुड़ जाएगी। फिर हमने दी फ्राइट, हमने दिया भाड़ा, तो ये और जुड़ जाएगा, है ना। हमने नहीं दिया भाड़ा, है ना। फ्रॉम टीच, देखो परचेज फ्रॉम टीच लाइन बुक स्टोर, और उस बुक स्टोर के एलिमेंट्स है, और फ्राइट इसी एलिमेंट का एक पार्ट है। इसका मतलब होता है भाड़ा किसने दिया? उस बंदे ने ही दिया जिससे हमने माल खरीदा है, इस वजह से हमने वो बिल के अंदर ऐड करा है, ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर आता एक नोट लिखा होता फ्राइट हमने पे करी है, तो यहाँ पर नहीं आएगी, उस परचेज का हिस्सा नहीं बनेगी। अब कुछ नहीं लिखा हुआ है और इसी एलिमेंट्स के साथ है, इसका मतलब अपन क्या समझ रहे हैं कि इस टीच लाइन बुक स्टोर नहीं भाड़े का पे किया है और वो हमसे पैसे मांगता है, उसे पेमेंट देना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ये होगी फ्राइट भी ऐड। तो देखो भाई परचेज की बुक बढ़ गई। फाइनली तो कितनी होती है, एक तो ग्रॉस अमाउंट मतलब रिटेल अमाउंट, और ये फाइनल अमाउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट सेल टैक्स वेल टैक्स और लपड़े हो तो और चीज़ें बढ़ जाती है। ठीक है, अब 64,800 प्लस 6,480 प्लस 200 सब जोड़ते दादा 71,480 रुपया, ये आ गई इसकी टोटल। ठीक है, ये एलिमेंट तक तो हो गया, यहाँ तक तो आपका काम हो गया, इस बुक की स्टोर में उतार दिया। मेरा उद्देश्य आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का है। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर कराना है? हम अगर किसी से माल खरीदते हैं, माल खरीदने से लेकर व्यापार तक जो माल आता है, व्यापार की स्टोर तक माल आता है, वहाँ तक के सारे खर्चे परचेज में ऐड होते हैं। परचेज बुक में वो खर्चे आएंगे जो परचेज जहाँ से हमने किया है उस मालिक को जो जो चुकाने हैं। अगर सेल्स जिसने हमको किया है माल, उसने जो खर्चा किया है, बेचने वाले ने जिसने हमको माल भेजा है, उसने अपनी तरफ से जो जो भी परचेज हमारे तक पहुंचाने के खर्चे किए हैं ना, वो सारे के सारे इस परचेज बुक में आएंगे। और एक बात और है भाई साहब, ये सिंपल जो परफॉर्मा था ना अभी वाला हमारा वाला, ये परफॉर्मा इसमें भी लिख सकते थे जैसे 100 बुक इंटू 120। यहाँ पे वो ट्रेडर का नाम टीच लाइन बुक स्टोर, यहाँ पर हो गया 12,000, है ना। और यहाँ लिख सकते थे अपन वापस 200 इंटू कितनी थी वो 300, यहाँ आ गई 60,000। ये टोटल यहाँ कर सकते थे अपन, ये डिटेल में कर सकते थे, है ना। ये सारी अमाउंट डिटेल में लिख सकते, बाहर भी अभी डिटेल और बताते हैं। फिर हाँ सारी यहाँ लिख सकते थे 12,000, फिर लिख सकते थे 60,000, फिर ऐड करते अपन क्या लेस करते ट्रेड डिस्काउंट, ये अपना 72,000, 72,000 में से लेस 7,200, ऐसा करते 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 मान लो फाइनल अमाउंट जो आया वो यहाँ लिख सकते थे। लेकिन इतना मज़ा नहीं आता उस चीज़ में, इतनी क्लियरिटी नहीं रहती, क्योंकि ज़्यादातर फर्में सेल टैक्स भाड़ा, अगर भाड़ा सामने वाले पार्टी ने दिया है तो भाड़ा ऐड कर देंगे। मतलब नॉर्मली ज़्यादातर बड़ी फर्मों में वो परफॉर्मा होता है जिसमें ग्रॉस अमाउंट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर नेट अमाउंट, फिर सेल टैक्स, फिर अदर खर्चे जो परचेज पे होते हैं, जैसे फ्राइट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, मतलब जैसे कि कार्टेज हो गया, मतलब कोई मजदूर कंधे पे रख के माल को अगर टैक्सी में चढ़ा रहा है, वो किसने दिया, वो मगर मालिक ही देता है, वो सब चीज़ें ऐड करके भेजता है उस बिल को। तो हम उन सब चीज़ों को उस परचेज बुक में शो करते हैं। ठीक है भाई, नॉर्मल परफॉर्मा ये होता है, जैसे जैसे बिजनेस का वो लेवल बढ़ता है, एलिमेंट्स बढ़ते हैं, उस हिसाब से परचेज बुक भी बढ़ती है। अब देखो फर्स्ट बुक की तो एंट्री कर रखी है,
मतलब ये फर्स्ट लाइन की तो एंट्री कर रखी है, इसमें मैंने टाइप कर रखी है। सेकंड की देखो, अब क्या हुआ, परचेज फ्रॉम एस के बुक ट्रेडर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 अप्रैल की बात है तो मुझे और डेट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस के बुक ट्रेडर्स, तो मैं हेडिंग डालूंगा एस के बुक ट्रेडर। ठीक है, अब इसने क्या खरीदा, 100 नोटबुक खरीदी एट दी रेट 100 रुपए पर बुक के हिसाब से, तो मैं लिखूंगा 100 नोटबुक एट दी रेट 100 रुपीज पर बुक, पर नोटबुक रे। ठीक है, ये लिख दिया। तो 100 इंटू 100 कितने हो गए भाई सर, 10,000। मैं यहाँ लिख दूंगा 10,000। क्या कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, नहीं सर, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद हो सकता है, या ट्रेड डिस्काउंट हो ही नहीं, तो यहाँ कर दो डैश। तो नेट प्राइस भी कितना आएगा, 10,000 ही नेट प्राइस आएगा सर हमारा। ठीक है, अब इसके बाद सेल टैक्स का यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या, सर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था, इसका मतलब कट कट कटाव के करने के बाद का हिस्सा था या हमें करना है, यहाँ पे कहीं सेल टैक्स लिखा हुआ है क्या, सर सेल टैक्स नहीं है। इट मीन्स भाई साहब इंक्लूडिंग, इस 10,000 में शायद इंक्लूड होगा सेल टैक्स, तो हमें यहाँ पर सेल टैक्स कुछ नहीं करना है। भाड़े वाड़े का कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल के ऊपर फाइनल अमाउंट 10,000 ही था और हमें 10,000 ही पे करना है, तो नॉर्मल नॉर्मल परचेज बुक की जैसा हो गया। पहला तो ये डिटेल वाला कॉलम और ये फिर फाइनल अमाउंट वाला कॉलम, दो कॉलम में लिखना है, दो दो जगह लिखने की जरूरत ही नहीं। तो भाई साहब फाइनल ये होगा, जिस जिस चीज़ों में जो जो चीज़ें भरनी है वो भर दो, नहीं है तो मत भरो, है ना। और यहाँ फ्राइड की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, चार्जेज, अदर चार्जेज या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह कुछ लिख सकते हैं और इसमें ये खर्चे डाल सकते हैं इस तरह से। भाई फाइनल तो वो था, ऐसे भी परचेज बुक आती है। तो इसमें कभी भी परफॉर्मे को लेकर कभी भी आपके क्वेश्चंस नहीं आता, परचेज बुक सेल्स बुक के परफॉर्मे का लेकर कभी भी क्वेश्चंस नहीं आता, क्योंकि इनके परफॉर्मे फिक्स नहीं होते, बढ़ते और घटते रहते हैं। तो परफॉर्मर हटने की कोशिश मत करना, काफ़ी मटेरियल में देखा गया है परचेज बुक सेल्स बुक इन सब के परफॉर्मे दे रखे हैं, परफॉर्मे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मे सिर्फ एक ये परफॉर्मा है, दिमाग में आपको ये परफॉर्मा रखना है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट, ये परफॉर्मा याद रखना है सभी बुक का। ठीक है, कैश बुक का मैंने बता दी 3 परफॉर्मे, ये कैश बुक के परफॉर्मे सारे। इसमें क्या याद रखना था, डबल कॉलम में डिस्काउंट और अमाउंट आता है, 3 कॉलम में डिस्काउंट अमाउंट और बैंक आता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, ये हो गया, ये मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब एक चीज़ बताओ, अब भाई साहब मैंने अभी सिर्फ किस में उतारा है, परचेज बुक में उतारा है। एंड क्या करना है, एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, इन चीजों को लेजर में पोस्ट करो। थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग लगाओ और बताओ सर कितने लेजर बनेंगे। जर्नल से पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर से। जर्नल से पोस्टिंग कहाँ करते हैं सर, लेजर में। तो सब्सिडीज बुक से भी पोस्टिंग कहाँ करते हैं सर, लेजर में। या तो जर्नल बनाओ फिर उसकी पोस्टिंग करो, सब्सिडीज बुक बनाओ फिर उसकी पोस्टिंग करो। आपकी जानकारी के लिए बता दो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे कि सब्सिडीज बुक रख भी ले फिर भी जनरल बुक रखते हैं, क्या होता है, कुछ जैसे कैश की एंट्री कैश में कर दी, बैंक की बैंक में कर दी, सेल्स परचेज उधार परचेज की, परचेज रिटर्न की, सब की दी। मान लो परचेज रिटर्न कभी कभार होता हो, साल में एक आध बार, 2 बार मैक्सिमम, सेल रिटर्न होता ही नहीं हो, तो सेल रिटर्न की बुक क्यों रखेंगे यार, उसकी एंट्री कर देंगे जर्नल में, 1-2 एंट्री से काम बन रहा है, फालतू में 1-2 पन्नों के लिए इतनी बड़ी मोटी बुक ला के खरीदे, खर्चा हो रहा है ना, जर्नल बुक में एंट्री ठोक देंगे। और मान लो जर्नल प्रॉपर क्यों खोले सर, हम जर्नल प्रॉपर की सारी एंट्री जर्नल में ही करेंगे। अगर मिनिमम एंट्रीज हो रही है, कम एंट्रीज हो रही है, जनरल प्रॉपर रहेंगे ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ठीक है, लेकिन भाई थ्योरेटिकल में क्या है, आपको सब्सिडीज बुक सारी याद रखनी है कि ये सब्सिडीज बुक है। ठीक है, अब आगे चलो, अब बताओ इसका लेजर कितने बढ़ेंगे, कितने लेजर बढ़ेंगे सर। 2 पार्टी है सर, एक तो टीच लाइन बुक स्टोर और एक बनेगा एस के बुक्स ट्रेडर्स, है ना। टीच लाइन बुक स्टोर और एक्स के बुक ट्रेडर्स, 2 लेजर बढ़ेंगे सर, है ना। ओके, दो तो पार्टी हमसे पैसा मांगती है, किस वजह से मांगती है सर, हमने माल खरीदा, तो खरीदा उसका भी लेजर बढ़ाओ ना भाई, लेजर तो 3 बढ़ेंगे। एक तो आपने परचेज किया, एक परचेज, 2 इससे किया, दूसरा तीसरा लेजर, ये 3 लेजर बढ़ेंगे। कितने लेजर बढ़ेंगे, 3। नंबर 1 परचेज अकाउंट, नंबर 2 टीच लाइन बुक स्टोर अकाउंट्स, और तीसरा ये एस के बुक ट्रेडर अकाउंट्स। अब भाई साहब परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट कितना था, कितना था भाई,
ये 71,480 रुपया मांगता है। ठीक है, ओके सर, 71,480 मांगता है। तो परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे किया? परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी देखो, अगर जनरल करे तो परचेज टू सर टीच लाइन बुक स्टोर। ठीक है, कितने की करी? 71,000 को समथिंग अमाउंट था, है ना। तो परचेज के डेबिट साइड में टू लिखेंगे ना। तो डेट क्या थी बताओ, डेट क्या थी भाई? 4 अप्रैल, 10 अप्रैल सर, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल थी। पिजमाएगी नहीं, सीधे 4 ही लिख देते, 10/4, 10/4/23, है ना। टू क्या लिखेंगे भाई? टीच लाइन, टीच लाइन बुक स्टोर। LF लेजर फोलियो, सॉरी वो जर्नल फोलियो, जर्नल के उस या फिर सब्सिडीज बुक के किस पन्ने पे वो एंट्री है वो यहाँ जाता है। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट अभी मुझे याद नहीं, वापस भूल गया, 71,000 समथिंग, 71,480 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे अपन 71,480 रुपया, 71,480 रुपया। ये खाते लेजर, तो लेजर कैसे बनता है? जैसे खाते बनते हैं वैसे ही लेजर बनेगा। ये आपका लेजर बन गया। ठीक है, अब और कौन सा था भाई उसी तारीख को? 10/4/23 को टू SK बुक्स स्टोर, है ना। उससे हमने कितना खरीदा सर? 10,000 का। कोई दिक्कत नहीं है, ये होगी टोटल की परचेज। वही, अब एक टीच लाइन का बना। टीच लाइन हमारे लिए क्या है सर? कैरेक्टर है। एंट्री क्या हुई? परचेज टू टीच लाइन। तो टीच लाइन एंट्री क्या हुई? परचेज टू टीच लाइन। तो टीच लाइन क्या है? क्रेडिट। परचेज क्या है? डेबिट। तो टीच लाइन की खाते में, टीच लाइन बुक स्टोर के खाते में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? परचेज का नाम। तो यहाँ पर 10/4/23 सर बाई परचेज अकाउंट कितने हज़ार से? 71,400, 71,480। अब देखो एक खाते का अमाउंट इसको टीच लाइन वाले खाते में ट्रांसफर करना है, तो डेबिट का देखो क्रेडिट हो गया। ये नहीं आगे जाके हम आपको और अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी क्या समझ में आया सर? हमने परचेज किया टीच लाइन से कितने हज़ार का? 71,400 का। एक और किससे परचेज करा? SK बुक से। तो बाई SK बुक्स स्टोर कितने का भाई सर? 10,000 का। ये रहा, उसकी भी एंट्री किया, परचेज टू SK बुक स्टोर, परचेज अकाउंट डेबिट टू SK बुक स्टोर। एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहाँ बुक बनाई, फिर यहाँ पोस्टिंग हो गई सर SK बुक स्टोर, ये रही। तो सर इसमें क्यों लिख दिया? यहाँ लिखना था ना। हाँ सर ये भी बात सही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू SK बुक स्टोर। गलत कर दिया सर आपने, गलत कर दिया। तो फिर नहीं तो हमने 3 खाते क्यों बनाए? इस आदमी से परचेज थोड़ी करा। ये किसका खाता है? टीच लाइन बुक स्टोर का। ये किसका खाता है? SK बुक स्टोर का। तो SK बुक स्टोर में सर एंट्री क्या होगी? SK बुक, यही परचेज अकाउंट डेबिट टू, अपन क्या करेंगे? SK बुक्स स्टोर। तो SK बुक स्टोर के बाई साइड में क्या आएगा सर? बाई, वो भी कौन सी तारीख सर? 10/4/23 को बाई परचेज अकाउंट कितने से भाई? 10,000 से। तो उसमें क्यों आएगा सर? उसमें नहीं आएगा, जिसका जो लेजर है उसी के अंदर करेंगी। आया समझ में? इस बंदे से परचेज की एंट्री, इस बंदे से परचेज की एंट्री। दूसरी बात, हमने दोनों व्यक्तियों से माल खरीदा है, तो दोनों ही हमारे क्या है सर? दोनों ही लेनदार है। लेनदार क्या होते हैं सर? लेनदार सर दायित्व होते हैं, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। तो देख लो, दोनों के खाते, दोनों क्या है हमारे? क्रेडिटर है। तो दोनों के खाते का क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है कितना? 71,480, और एक का बोल रहा है 10,000, और दोनों ही क्रेडिट है। देखो ये क्रेडिट पड़ा है, ये क्रेडिट पड़ा, तो दोनों ही सर CR हैं। चलो अब हमने सीख रखा है सब्सिडीज बुक, सीख सब्सिडीज बुक चल रही है। सब्सिडीज बुक के बाद हम बनाते हैं लेजर। लेजर की पता है आपको, पोस्टिंग होने के बाद क्या होती है भाई? बैलेंसिंग। तो ये रहा देखो टोटल 71,010, 81,480 रुपया। इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इधर लिखेंगे 81,480 रुपया। टोटल में करेंगे 81,480 रुपया। यहाँ लिखेंगे बाई साल एंड होने के पर 31 अप्रैल से मार्च चल रहा है, तो 31 मार्च 2000 या 23 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 24। डेट में कन्फ्यूज हो, दिमाग मत लगाना भाई। बैलेंस CD कितना? ये अमाउंट, ये अगले साल में क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ठीक है, इसका भी बैलेंस करेंगे
टू बैलेंस सीडी कितना अमाउंट 71,480 71,480 71,480 रुपया। सर इसका भी टू बैलेंस सीडी कितना 10,000 रुपया। इधर की टोटल भी सर 10,000, इधर की टोटल भी सर 10,000, अरे सॉरी टोटल नीचे लिखनी है 10,000 टोटल का कॉलम। इधर की टोटल 71,480, इधर की टोटल सर 71,480। अरे भाई ये 480 ही है। हाँ आया समझ में? इस तरह से बन गई लेजर। तो भाई जर्नल बना के भी लेजर बनाते हैं, सब्सिडीज बुक बना के भी लेजर बनाते हैं। या तो जर्नल बनाओ या सब्सिडीज बुक बनाओ। सर क्या होता है 99% तो ज़्यादातर जर्नल बनाते हैं, कुछ लोग सब्सिडीज बुक भी रखते हैं, जर्नल भी रखते हैं, दोनों को क्रॉस मैच करके लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब लेजर पोस्टिंग हो गई। अब लेजर से क्या होता है पता है? बढ़ता है सर ट्रायल बैलेंस। ओहो मैं लेजर वापस क्यों बनाए सर? लेजर बनाया क्योंकि लेजर से हमें शिफ्ट किस पे होना है सर? ट्रायल बैलेंस से कड़ी जोड़ रहे हैं। जर्नल बनाओ चाहे सब्सिडीज बुक बनाओ, इन दोनों का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? पोस्टिंग कहाँ हो रही है सर? इन लेजर में, इन खातों में। अब परचेज हमारी कितनी कर रखी है सर? 81,480। अब बताओ परचेज का जोड़ कौन सा ज्यादा था सर? इधर तो कुछ नहीं था, इधर की ही जोड़ ज्यादा थी, डेबिट जोड़ ज्यादा थी। तो डेबिट की जोड़ ज्यादा होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और एंट्री भी देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम टू मोहन टू सोवन। तो परचेज तो डेबिट ही होगा ना, जब भी माल खरीदेंगे तो परचेज तो डेबिट ही होगा। ठीक है सर। तो अब जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, तो तलपट में परचेज लिख के डेबिट में एक अमाउंट लिखेंगे। सर ये क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, आगे चलो। इसी पोस्टिंगों को अपन आगे जाकर ट्रायल बैलेंस में उतारेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके सर, आगे चलो ट्रायल बैलेंस के बारे में बता दो। ये मैंने बनाई सेल बुक। जैसी जैसी परचेज बुक होती है वैसी वैसी सेल बुक होती है। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो हमारी नेट प्राइस हम लगाएंगे, टैक्स हम अगर फ्राइट दे रहे हैं तो हम जोड़ेंगे, नहीं दे रहे तो नहीं जोड़ेंगे, टोटल अमाउंट। और यहाँ पर टोटल मान लो यहाँ 10 20 30 एक तारीख को कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। पूरी बुक का पन्ना एंड जब आएगा उस पर टोटल कर देंगे। ये सेल्स बुक का परफॉर्मा। नेक्स्ट अब आते हैं अभी अपन तलपट पे। किस पे आ रहे हैं? तलपट पे। अब तलपट पढ़ने के लिए आगे चलो। ये रहा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तलपट। क्या बोलेंगे भाई? तलपट। अब एक चीज यहां लिखा है एज एट। एज एट का मतलब एक निश्चित तारीख पे बनता है, किसी ना किसी एक तारीख पे। ऐसा नहीं है कि भाई रोज बनाते गए, एंट्री करे गए, आज जर्नल करा, जर्नल की पोस्टिंग करो, पोस्टिंग से तलपट में रहो, आज जर्नल करा, जर्नल की पोस्टिंग करो, पोस्टिंग तलपट रहो। डे बाय डे नहीं बनता, एक निश्चित टाइम पे बनता है। जानकारी के लिए बता दूं, कोई फिक्स नहीं है कि इसको साल के एंड में ही बढ़ाएं। तलपट बनाने का मूल कारण क्या है? गणितीय अशुद्धता को खत्म करना। तलपट बनाने का कारण क्या है भाई? गणितीय अशुद्धि को खत्म करना। गणितीय अशुद्धि को खत्म करना। अधिकतर फर्में, बड़ी बड़ी फर्में माहवार बनाती है, महीने महीने हर महीने के एंड में क्या करती है पता है? जितनी भी लेजर बनी हुई है उस लेजर को ट्रायल बैलेंस में डालेगी, देखेगी ट्रायल बैलेंस का डेबिट का जोड़, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट का जोड़ बराबर होना चाहिए। तो इधर की डेबिट की जोड़ मान लो 1 लाख है, क्रेडिट की जोड़ 90,000 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 10,000 की गणितीय अशुद्धि है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को पहले सुधारना पड़ेगा। ओके सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस जर्नल को, लेजर को, अगर सब्सिडीज बुक बना के लेजर बनाते हैं या जर्नल से लेजर बनाते हैं तो उन सबको वापस रीचेक करना पड़ेगा। भाई अब हर महीने बनाते हैं, कोई माहवार बनाता है, कोई मतलब 15 दिन में बनाओ, 10 दिन में, अपनी इच्छा पर, कोई बाउंडेशन नहीं है भी कब बनाना है, एट एज ए टाइम। लेकिन फाइनली इसका क्या है? आपको फाइनल अकाउंट बनाने से पहले तो 100% ट्रायल बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। कब बनाना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। क्यों सर? अरे भाई लेजर इतने सारे होते हैं, इतने सारे लेजर बिखरे होते हैं, उनको एक जगह संग्रहित करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, अब इस ट्रायल बैलेंस से बनाने से पहले हमारे पास देखो पिछले 3 लेजर थे। एक दिया था सर परचेज, तो सीरियल नंबर लगा दो 1, हमारा था परचेज, परचेज था, है ना। अब उस लेजर किस पन्ने पे था? यहाँ पर लेजर फोलियो जिस पन्ने पे था सर, हमारा पहले ही पन्ने पे था वो, तो ये लो पहला पन्ना। अब भाई परचेज था, उसका बैलेंस डेबिट था क्रेडिट था? सर परचेज का बैलेंस डेबिट था, कितने से?
शायद 71,480 रुपए से। सर क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सीरियल नंबर 2, कैरेक्टर थे हमारे दो। नंबर 1 एक कैरेक्टर कौन है, पहला कौन था टीच लाइन। टीच लाइन बुक स्टोर, बुक स्टोर, ठीक है, वो भी एक नंबर पे ही था। उसकी अमाउंट कितनी बाकी थी सर, इतनी ही बाकी थी, 71,480 रुपया, ठीक है सर। एक तीसरा नंबर और कौन सा था सर, एक तीसरा नंबर और था जिसका नाम क्या था, एस के ट्रेडर्स, एस के ट्रेडर्स, उसकी भी एक नंबर पेज पे थी। कितनी अमाउंट थी सर, 10,000। तो भाई अब देखो दोनों की जोड़ कितनी हो गई, दोनों की जोड़ कितनी हो गई, ध्यान देना, दोनों की जोड़ कितनी हो गई, दोनों की जोड़ सर बराबर आएगी, बिल्कुल तलपट की जोड़ बराबर आती है। इधर की जोड़ 71,480 रुपया, इधर की जोड़ सर 81,480 रुपया। सर ये गड़बड़ क्यों आ रही है, तो भाई मैंने क्या कहा, तलपट बनाया है किसके लिए जाता है, गणितीय अशुद्धि को निकालने के लिए बनाया जाता है। और हमारे सर इस डेबिट साइड की जोड़ और क्रेडिट साइड की जोड़ बराबर नहीं आ रही, नहीं आ रही, तब हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा जर्नल में, पीछे जाना पड़ेगा लेजर में, हमने कहाँ गलती की, यहाँ लिखने में क्या गलती की। चलो चलते हैं पीछे। पीछे जब हम गए तो हमें पता चला सर हमने परचेज किया किससे, इसे परचेज की दो, अरे सर परचेज की टोटल 81,480 है, आपने वहां कितनी लिख दी, 71,480 लिख दी, 10,000 वहां आपने गलत लिख दिया सर। परचेज देखो, एक तो 71,400 इससे करी थी, 10,000 की इससे करी थी, टोटल परचेज कितनी, टोटल तो सर 81,480 रुपया है। तो परचेज का डेबिट बैलेंस कितना है, ये रहा देखो बैलेंस शीट, 81,480। ओहो यहीं पे गलती पकड़ी गई, गलती हमारी कहाँ थी सर, यहाँ पे थी, 71 के बजाय 81 कर दो सर, ये लो भाई 71 की बजाय 81 कर दिया। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, गणितीय अशुद्धि को निकालने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या पता हमने कहाँ कोई गणित की अशुद्धि कर दी, कहाँ कम लिख दिया, कहाँ ज़्यादा लिख दिया, उस चीज़ को सुधारने के लिए क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। भाई ट्रायल बैलेंस 100% गलतियों को नहीं सुधारता है ना, कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस आपको सुधार के नहीं दे सकती, आपको रेक्टिफिकेशन एरर वाली एंट्रियाँ करनी ही करनी पड़ेगी। कुछ ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती हो जाएगी, कुछ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में गलती हो जाएगी। मान लो आपने यहाँ पर, चलो अभी हमारा कितना था भाई, सोचते हैं, एक यहाँ पे हमारा कितना था सर, 71,000 था, और हमने एक रेंट दिया, रेंट दिया और उसको 10,000 लिख दिया। इधर की जोड़ कितनी सर हो गई ना 21,000, हम तो खुश हो गए, टोटल हो गई। लेकिन आप दिमाग लगाओ, रेंट दिया 10,000, वो कैश गया, कैश के अमाउंट में ऊपर नीचे और करना बाकी है, यहाँ 71,000 का परचेज है ही नहीं सर, परचेज तो एक्चुअली में 81,000 का है, तो ये टोटल मिल गई। तो इसका मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस गणितीय अशुद्धियां निकाल रहा है, अरे भाई सिद्धांत की गलती अभी तो कर रहे हैं, अभी इसमें कैश कम है, परचेज गलत कर दिया। तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस कोशिश करता है आपकी गणितीय अशुद्धियों को निकालने की, गणितीय अशुद्धियों को कम करने की और बिखरे हुए लेजर को इकट्ठा करने की। ट्रायल बैलेंस के अंदर खूब सारी कमियां हैं, वो क्या कमियां हैं क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तक मैंने आपको इसे पूरे चार्ट के बारे में नहीं बताया। फाइनली क्या बताया, ट्रायल बैलेंस आप जब चाहे तब बना सकते हो, कोई टाइमली बाउंडेशन नहीं है, एक साल में एनुअल बनाना है। कुछ कंपनी फर्म माहवार बनाती है, कुछ 15 दिन में बनाती है, कुछ 6 महीने में बनाती है, कुछ 3 महीने में बनाती है और चेक करती रहती है कहीं भी गणितीय अशुद्धि तो नहीं है। मुख्य रूप इसका क्या होता है भाई, मुख्य उद्देश्य होता है गणितीय अशुद्धियों को पकड़ना, नंबर 1। दूसरा उद्देश्य क्या होता है भाई इसका, वित्तीय विवरणों के लिए डाटा को संग्रहित करना, जितने भी लेजर खाते बने हुए हैं उनके बैलेंसों को एकत्रित करके वित्तीय विवरण बनाने में उनका सहयोग करना, 2 होता है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले खूब सारी गलतियां हो गई, सैद्धांतिक गलती होगी, आपने खरीदी तो मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, क्या करना था, मशीन टू कैश, और आपने कर दिया परचेज टू कैश, तो ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा क्योंकि मशीन की जगह परचेज बढ़ा दिया। ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मिल जाएगा, तो सैद्धांतिक गलती हो जाए, भूल जो है, एक एंट्री की 2 बार एंट्री कर दो तो भाई साहब ट्रायल बैलेंस तो भी मिल जाएगा। सिर्फ ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य है गणितीय अशुद्धियों को कम करना,
यहाँ की टोटल को कम से कम करना। ठीक है, अभी मैं आपने जितना वो लेजर बनाया 3, उन लेजरों को बारे में बता के आपके थोड़े डाउट क्लियर किए हैं। ट्रायल बैलेंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उनका मैंने एक डिटेल समरी बना रखी है, वो पढ़ लेना, उससे ज़्यादा ट्रायल बैलेंस में दिमाग मत लगाना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, मैं इसी इसी में आपके काफ़ी कुछ डाउट क्लियर करा देता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन आ जाए, ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? वर्ष के अंत में। ठीक है, माहवार, त्रैमासिक, सामान्यतः वर्ष के अंत में। अगर सामान्यतः वर्ड हो, सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। सबसे सटीक आंसर तो है वित्तीय विवरण बनाने से पूर्व। क्या आंसर है इसका? वित्तीय विवरण बनाने से पूर्व। बाकी तो आप कभी भी बनाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हर बार भले महीनेवार कभी भी बनाकर अशुद्धियों को चेक करने के लिए बनाया जाता है। मान लो नहीं मिल रही है तो पीछे की जनरल एंट्रीज, लेजर वगैरह चेक करके उनको सुधार के ट्रायल बैलेंस सुधारे जाते हैं। भाई बहुत ज़्यादा लेन देन हो रहे हो तो माहवार हर कंपनी हर फर्म बनाती है, लेकिन पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस कब माना जाएगा? पूर्ण हो गया वित्तीय विवरण बनाने से पूर्व। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाइए यहाँ पर, इसके एक कॉलम होता है सीरियल नंबर का, जितने जितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें सारे लेजरों के नाम आते हैं। पहले बनी जनरल, जनरल से बने लेजर, लेजर जितने, लेजर का मतलब जितने खाते, उन खातों का नाम आता है। अब बताओ, मशीन है खरीदी, क्या सर खरीदी, तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कि एसेट। एसेट सारी क्या होती है सर? डेबिट होती है। अब फटाफट मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान देना। मशीन अकाउंट कितने हजार से? 1 लाख से। और मैंने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर 1 लाख से है। अरे सर क्या कर रहे हो, क्यों? कभी मशीन भी एसेट वस्तु है, संपत्ति है, वो डेबिट में लिख रहे हो, फर्नीचर भी वस्तु है, मशीन मतलब ये एसेट है, उसको क्रेडिट में लिख रहे हो, क्या है सही है? अरे सही नहीं है। तलपट के अंदर जिस खाते का जो नेचर है उस हिसाब से लिखा जाएगा। यहाँ पे जो लिखा ये गलत है। सर गलत है, हमें कैसे पता चलेगा? यही तो ध्यान रखना है। एसेट क्या होती है सर? एसेट होती है डेबिट। क्या होती है बेटा? अब मैं इसको ऑल क्लियर करता हूं। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जो भी एसेट होगी सब क्या होती है? डेबिट। तो एसेट की अमाउंट भी कहाँ लिखनी है अपन को? डेबिट में। कहाँ लिखनी है बेटा? डेबिट में, यहां पर नहीं लिखनी है। जितनी भी लाइबिलिटीज होगी, लाइबिलिटीज क्या होगी? क्रेडिट, तो वो कहाँ लिखनी है? यहां पर आएगी। ये ध्यान रखना है। भाई देखो, आपको एक गलत ट्रायल बैलेंस दे दिया जिसमें संपत्तियों को लाइबिलिटीज की सीआर की तरफ लिखा हुआ हो, कुछ लाइबिलिटीज को डीआर की तरफ लिखा हो, तो आपको सुधारने के लिए भी बोल सकता है ना? तो उल्टी पुल्टी दे दे तो आपको सही करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? डेबिट, तो इसमें लिखे जाएंगे भाई, इधर नहीं लिखे जाएंगे, है ना? इनकम क्या होती है? एक्सपेंसेस एंड लॉस, साथ साथ लिख दो। प्रॉफिट एंड इनकम, ये क्या होते हैं भाई सर? सीआर, तो इधर लिखे जाएंगे। ठीक है, ये आज चीज समझो। फाइनली सर तलपट, सर नेचर वाइज क्या सर हमें लिखना पड़ेगा? अरे नहीं लिखना पड़ेगा, ये आपकी नॉलेज के लिए बताया। तलपट क्या करता है? लेजर के बैलेंस जो होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। लेजर के बैलेंस जो होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। अब आइए परफॉर्मे पे, ये बता दिया मैंने सीरियल नंबर। ये हो गए आपके लेजर। लेजर किस किस के होंगे? एसेट्स के, लाइबिलिटीज के, इनकम के, प्रॉफिट के, लॉस के, एक्सपेंसेस के, सब के ये लेजर होंगे जो यहाँ लिखे जाएंगे। कुछ चीज़ें डेबिट में आएगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट में आएगी, और यहाँ की टोटल बराबर होगी। ठीक है सर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये तो समझ में आता है। टोटल और बैलेंस, इसका क्या मतलब है? टोटल और बैलेंस का मतलब क्या है? और का मतलब क्या होता है भाई? या क्या मतलब होता है? या दोनों में से एक वर्ड आएगा, या तो आएगा टोटल या आएगा बैलेंस, या आएगा टोटल या आएगा बैलेंस। तो सर आपने दोनों क्यों लिखा? भाई परफॉर्मा समझाने के लिए लिखा। इधर देखो, लेजर होता है ना, ये लेजर बना हुआ है, मान लो कैश लेजर। कैश लेजर का मतलब कैश का खाता। इधर कैश टू कैपिटल टू सेल, दो है, 1 लाख, 2 लाख, टोटल कितनी सर? 3 लाख, और 20,000 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2,80,000 का बैलेंस है। टोटल कितनी है? 3 लाख है। अब एक मोटा मोटी तौर पे ध्यान रखना, इसकी टोटल कितनी है सर? 3 लाख है। बैलेंस कितना है? 2,80,000 है। और मैंने इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करा रखी है, आपको समझ में आया होगा। इधर की टोटल भी कितनी है? 3 लाख है। अब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, तो कैश की क्या लिख रहे हो सर? कैश की टोटल लिख रहे हो क्या? कैश क्या होती है सर? एसेट होती है। कैश क्या होती है? एसेट होती है। कैश क्या होती है? एसेट होती है। तो सर डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में लिखना, टोटल को डेबिट में लिखो 3 लाख। एक तो तरीका हुआ ये, क्रेडिट में डैश हो जाएगा।
तो इसका मतलब हमने बैलेंस नहीं लिखा है, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने क्या लिखा है, टोटल लिखा है सर, टोटल, तो उसको हम बैलेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई और लेजर होगा, परचेज का लेजर होगा, परचेज की टोटल उठा के, परचेज डेबिट होता है, डेबिट में लिख देंगे। सेल्स क्या होती है, कैड होती है, तो सेल्स के खाते की टोटल को यहाँ उठा के कैड में लिख देंगे। जैसे सेल्स, कैश टू सेल्स होती है, सॉरी सेल्स, तो सेल्स का जो खाता बनेगा तो यहाँ की जो टोटल होगी वो उठा के हम लिख देंगे यहाँ सेल्स, डेबिट में कर देंगे डैश, यहाँ लिख देंगे, मान लो 3 लाख की सेल्स है तो वो यहाँ लिख देंगे ऐसे। तो अगर आप किसी ऊपर जो बने हुए लेजरों की पोस्टिंग यहाँ टोटल के रूप में करते हो, उनकी टोटल यहाँ लिखते हो, तो आपके वहां टोटल लिखना है, फिर बैलेंस नहीं लिखना है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ कैश अकाउंट के, जो ये कैश अकाउंट आपके सामने है, इधर की जोड़ 3 लाख, इधर में 20,000 कम हो गया, तो आपके पास कैश पड़ा कितना है, सर हमारे पास कैश जो है अभी 2,80,000 पड़ा है। कितना पड़ा है, 2,80,000 पड़ा है। तो अगर यहाँ कैश 2,80,000 आप लिखते हो, इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या उतारा है, सर हमने टोटल इस बार तो नहीं उतारा है, हमने टोटल नहीं उतारा, तो भाई हमने बैलेंस उतारा है। तो इस परफॉर्मे में आपको भी टोटल नहीं लिखना है, डेबिट अमाउंट नीचे लिखना है बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट फिर लिखना है बैलेंस, फिर यहाँ टोटल नहीं आएगा। मतलब कि फाइनली तलपट बनाने के दो मेथड हो गए, या तो लेजर की टोटल उठाओ या लेजर के बैलेंस सीडी उठाओ। या तो लेजर जो ऊपर बना रहे हो आप, पहले क्या बनेगी जर्नल, जर्नल के बाद बनेंगे लेजर, मतलब जर्नल से पोस्टिंग होगी, लेजर बनेंगे, लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस। अब लेजर से आपको क्या उठा के ट्रायल बैलेंस में डालना है, या तो लेजर की टोटल या लेजर का बैलेंस। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल एक मेथड जरूर है, फिजिकली प्रैक्टिकली लाइफ में काम नहीं आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर टोटल उठा के काम करते हैं तो। टोटल नहीं लिखी जाती, हमेशा बैलेंस लिखा जाता है। टोटल सिर्फ एक मेथड है, कभी कभी टोटल बनाई जाती है कि मतलब ज़्यादा झंझट नहीं हो, फटाफट टोटल उतार के मंथ के बीच में कभी भी चेक करने के लिए टोटल मेथड बनाया जाता है। फटाफट सब खातों के टोटल लिख लो भाई, टोटल लिख दो, तो भी टोटल इधर उधर की मिल जाएगी, कम टाइम में चेक हो जाएगा। तो टोटल सिर्फ साल के वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए नहीं, साल के बीच में कभी कभार खातों में गलतियां हुई कि नहीं हुई उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उस टाइम टोटल उठाई जाती है, फटाफट करके काम फिनिश। फिर क्या होता है, साल के एंड में खातों के निकाला जाता है बैलेंस, तो साल के एंड में बैलेंसिंग मेथड से उसको ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है, फिर उससे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो फाइनली ध्यान रखना, तलपट बनाने के मेथड कितने हैं, दो, एक तो टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड। अब आगे चलो, इसको ऑल क्लियर कर देता हूं, ये आपके चार्ट काम आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, सर ये क्या है, ट्रायल बैलेंस एट सेम टू सेम है, सर अभी डेबिट इधर, सर अब क्रेडिट इधर, बीच के अंदर लेजर, एलएफ इधर, सीरियल इधर, आपने तो पूरा बिगाड़ दिया। हाँ भाई, तलपट का कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है, तलपट मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ध्यान देना, ये बनाया खाते की तरह ही बना सकता हूं, है ना, और सीरियल नंबर तो होता नहीं इसमें, सॉरी डेट तो होती नहीं है, तो मैं किधर, इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड, एक खाते जैसे बन गया, इधर वाला साइड डेबिट इधर वाला साइड क्रेडिट। सर ऐसे नहीं बना, कि हम ऐसे बना दे तो कैसे भाई, एक बनाया ऐसे, एक बना दूं ऐसे, एक बना दूं ऐसे, एलएफ और सीरियल नंबर में नहीं लिखूं, ऐसे बना दूं, यहाँ लिख दूं लेजर अकाउंट, यहाँ लिख दूं डेबिट, अच्छा डेबिट इधर तो भाई क्रेडिट ही लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको रूल्स की माँ बहन नहीं करनी है, रूल्स तो वही रूल्स दे रहने चाहिए, जिधर डेबिट तो उधर डेबिट, जिधर क्रेडिट तो उधर क्रेडिट, डेबिट तो इधर ही रहेगा भाई, क्रेडिट इधर रहेगा। अब आप लिखते हो परचेज, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट, सर डेबिट तो इधर लिखो ना, कितना था सर, 81,480,000 रुपया था, इधर लिखो, इधर डैश कर दो। सेल्स, सर सेल्स इधर मत लिखो, फिर सेल्स सीआर होती है, इधर लिखो 1,00,000। रेंट खर्चा कर दिया है ना, रेंट खर्चा हुआ, तो खर्चा क्या होता है सर, डेबिट, रेंट हुआ तो 12,000 का, इधर लिखो, फिर उधर मत लिखो, तो इधर, तो ये, तो क्या कर रहा हूं, इधर की साइड डेबिट, फिर इधर की जोड़, इधर की जोड़, दोनों क्या होगी बराबर। तो ट्रायल बैलेंस का कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं होता, कोई टी शेप में बनाता है, ये लो ऐसे बना दिया, इधर इधर अमाउंट डाल देगा, इधर अमाउंट लैंड वैंड कुछ नहीं खींचेगा, इधर इधर अमाउंट डाल देगा चेक करने के लिए, इधर टोटल कर लेगा, इधर टोटल करेगा, सही आ रहा है कि गणितीय शुद्धि उसको चेक करनी है। ट्रायल बैलेंस को कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है, इसी यही परफॉर्मा है। तो ट्रायल बैलेंस के परफॉर्मे पे तो क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के परफॉर्मे में ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि ट्रायल बैलेंस में लेजर फोलियो होता है, एक जर्नल फोलियो होता है, वो आ सकता है। जर्नल से कहाँ जाती है अमाउंट, सर लेजर में जाती है, लेजर से कहाँ जाती है, ट्रायल बैलेंस में जाती है। तो ये ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ये पन्ना, खाता पन्ना जो होता है लेजर का होता है, जीएफ नहीं होता। बस ये क्वेश्चन आ सकता है परफॉर्मे के ऊपर। और कॉलम कितने होते हैं, 1 2 3 4,
और ये 5 5 कॉलम टोटली होते हैं, 4 सॉरी ये हो गया 5 कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस में। बाकी भाई साहब आपका फिक्स परफॉर्मा नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन। सॉरी आज की क्लास यहाँ खत्म नहीं होगी, मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा हालचाल पूछने आए हुए हैं, लेकिन मैं अभी उनको टाइम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 10-15 मिनट का बचा है। अभी देखो मेरी क्लास टाइम कितना हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों के बहुत एग्जाम नज़दीक है। क्या है 44 मिनट हुई है, 15 मिनट में फ्री कर दूँ, 1 घंटे की क्लास है, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट भाई, सिर्फ 15 मिनट। हाँ ट्रायल बैलेंस, आ जाओ बच्चों ट्रायल बैलेंस में। 15 मिनट का ही मामला रहा है, उसके बाद आपको हम धक्के मार के भगा देंगे। खाता बही में खातों की खतौनी करने के पश्चात, खाता बही मतलब लेजर, लेजर के अंदर खतौनी मतलब जर्नल से खतौनी पोस्टिंग कर दी, उसके पश्चात सभी खातों के डेबिट तथा क्रेडिट शेष को एक साथ देखने के लिए, उन सभी खूब सारे खाते खुले हुए उन सबको एक साथ देखने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक विवरण पत्र है। क्या है? एक विवरण पत्र है, बस एक विवरण पत्र है, ये ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। मैं थोड़ा हाईलाइटर कर देता हूं। ट्रायल बैलेंस आपके लिए एक विवरण पत्र है। क्या है? विवरण पत्र है, मैंने ऊपर लिख दिया। ट्रायल बैलेंस है एक खाता, एक चिट्ठा, वित्तीय विवरण, विवरण पत्र। क्या है? एक वित्तीय विवरण पत्र है, ठीक है। इस विवरण को तलपट कहते हैं। यह प्रत्येक खाते को सूचीबद्ध करके बनाया जाता है। प्रत्येक खाते को सूचीबद्ध करेगा, हर खाते को सूची बाई सूची उठाएगा और इसके अंदर पटक देगा। परचेज, एक बार परचेज की टोटल का बैलेंस इसमें डाल दिया, फिर सेल्स का डाल दिया, फिर खर्चा, कैपिटल, सबका ऐसा करते 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 एसेट्स का सबका वो बैलेंस इसमें डालता जाएगा, ठीक है। डेबिट तथा डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष के योग को अलग अलग खानों में लिख दिया जाता है। अलग अलग खानों में कैसे थे ना वो, डेबिट का कॉलम डेबिट के खानों में, क्रेडिट का कॉलम क्रेडिट के खानों में लिख दिया जाता है। तलपट चाहे किसी भी प्रकार बनाया जाए, परंतु दोनों खानों के योग अवश्य मिलने चाहिए। क्या करा? तलपट भले किसी भी तरीके से बनाओ, डेबिट इधर कर दो, क्रेडिट इधर कर दो, बीच में डिटेल कर दो, डेबिट क्रेडिट दोनों साथ ले लो, दोनों खानों का योग मिलना चाहिए, बनाओ चाहे भले किसी भी तरीके से, ठीक है। दोनों खानों का योग अवश्य मिलना चाहिए। तलपट का मिलना मतलब जर्नल व खतौनी में कोई अंगणितीय गलती नहीं हुई है, मतलब कि तलपट आपको पूरा मिल गया, इसका मतलब यह है गणितीय अशुद्धि तो नहीं हुई है, अंगणितीय अशुद्धि नहीं हुई है, थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाएगी। ओके सर, अंगणितीय गलती नहीं हुई है। तलपट का मिलना लेखांकन कार्य की अपेक्षित शुद्धता का बोध कराता है। अपेक्षित भाई, हाँ सही है, मामला जो चल रहा है वो थोड़ा सही चल रहा है, गणितीय शुद्धता नहीं है। दोनों पक्षों के न मिलने की स्थिति में यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं कोई अंगणितीय अशुद्धि रह गई है। अगर नहीं मिलता है तो क्या मानी जाती है भाई? अंगणितीय अशुद्धि रह गई है, ठीक है। लेकिन तलपट के मिल जाने पर भी अशुद्धि रह सकती है, ये निम्न प्रकार हो सकती है। मान लो इधर की जोड़ भी मिल गई सर, इधर की जोड़ मिल गई, दोनों की जोड़ 10-10 लाख, हा मजा आ गया। अरे भाई रुक, तलपट मिलना मतलब ये नहीं है कि आपने जर्नल, आपने लेजर सब 100% सही बनाए हो, बदकिस्मती से कुछ गलतियों की वजह से भी मिल जाता है। कैसे? इधर आओ यार यार यार, नंबर लगाना था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो कोई बात नहीं, पढ़ लो। नंबर 1, कोई लेन देन जर्नल में बिल्कुल ही नहीं लिखा गया हो। मान लो 10,000 का माल खरीदा, वो लिखा ही नहीं गया हो, बिल आगे ही नहीं आया, बाकी वालों सबकी एंट्री होगी तो मिलेगा ही भाई। भूल चूक की अशुद्धि, उसको क्या बोलते हैं? भूल चूक की अशुद्धि। अरे आप टेंशन मत लो, आप कह रहे हो ना, मेरे पास कमेंट आता है, मैं बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, और मुझे जितनी आशा थी ना कि इतने कमेंट्स आएंगे, जितना रिस्पॉन्स आएगा, भगवान की दया से उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो भाई आप कहते हो रेक्टिफिकेशन एरर करा दो, ये करा दो, वो करा दो, अरे भाई आप मेरे साथ चलो, खुद करने लग जाओगे थोड़े दिन बाद, है ना। तो आपके भाई लिखना ही भूल गए तो उसको क्या कहेंगे? भूल चूक की अशुद्धि। भूल गए, चूक गए, लिखा ही नहीं, तो भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो रेक्टिफिकेशन एरर के कुछ टर्म्स मैं आपको यही करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जर्नल के दोनों खातों में एक ही गलत राशि लिख दी गई हो। जर्नल के दोनों खातों में क्या हुआ? इधर देखो, कैश टू सेल्स, सॉरी, कैश टू सेल्स, इधर भी 10,000 लिख दिया, इधर भी 10,000 लिख दिया, तो पोस्टिंग भी 10,000 जारी करोगे, बैलेंस भी 10,000 से आएगा, तलपट भी सही बनेगा। मतलब जनरल एंट्री में दोनों ही पक्ष में 1 लाख का अमाउंट था, आपने 10,000 लिख दिया, तो भी क्या होगा भाई? आपका तलपट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जर्नल के दोनों खातों में एक गलत राशि लिख दी गई हो,
जर्नल के दोनों खातों में, जर्नल के दोनों खातों में मतलब जर्नल की दो लाइन थी ना, दोनों में एक गलत राशि लिख दी हो, इधर भी 1000 लिख दिया हो, इधर भी 1000 लिख दिया हो गलत, लिखना ही नहीं था, फालतू गलती में लिख दिया। मान लो 12 महीने का रेंट देना था, आपने 10 महीने का ही दिया, गलती से 12 महीने का लिख दिया, तो मिलेगी ना, एंट्री तो गलत है आपकी, 10 महीने की करनी थी, आपने दो महीने की आउटस्टैंडिंग की अलग से करनी थी, सिद्धांत की गलती हो गई, वह सिद्धांत गलत कर दिया आपने, लेकिन तलपट तो मिल ही जाएगा। जर्नल में एक खाता गलत लिख दिया गया हो, जर्नल में क्या कर दिया गया हो, एक खाता गलत लिख दिया गया हो, और जर्नल में एक खाता गलत लिख दिया गया हो मतलब यार ये लाइन गलत है, इस लाइन को मत पढ़ना बेटा, ये मैं हटा दूंगा जब आपकी पीटी पे आएगी। खाता बही में एक ही प्रविष्टि को 2 बार लिख दिया गया हो, जर्नल थी, जर्नल की पोस्टिंग, खाता बही का मतलब क्या हो गया, लेजर पोस्टिंग है ना, जर्नल से खाता बही में परचेज एक बार लिखा, परचेज एक बार और लिख दिया, एक पूरी एंट्री को दोनों तरफ की 2 बार पोस्टिंग कर दी, उसे अमाउंट डबल हो जाएगा, तलपट तो मिल ही जाएगा भाई। तो कुछ ऐसी गलतियां होती है, तलपट मिल जाता है, उसके बावजूद भी, गलतियां होने के बावजूद भी तलपट मिल जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी गलती होती है, सिद्धांत की गलती हो गई, भूल चूल की गलती हो गई, सुधारक प्रविष्टि हो गई, एक जगह आपने 1000 लिख दिया, एक जगह आपने 9000 लिख दिया, एक जगह आपने 10,000 लिख दिया, एक गलती दूसरी गलती को सुधार दे, मान लो आपको एक जगह लाख लिखना था, वहां आपने क्या लिख दिया 1000, और एक जगह आपको 1000 लिखना था, वहां आपने क्या लिख दिया 1,00,000, टोटल 1,00,000 हो गया। तो जहां आपको 1000 लिखना था वहां आपने लाख लिख दिया, ठीक है, 2 जीरो ज्यादा लगा दिए, कहीं आपको लाख लिखना था वहां आपने 2 जीरो कम लगा दिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, शक्तिपूर्वक अशुद्धि, शक्तिपूर्वक अशुद्धि क्या करती है, एक अशुद्धि की दूसरी अशुद्धि क्या कर देती है, शक्तिपूर्वक कर देती है, वो तलपट से भरने से पहले हो जाती है, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट कम है, वो मैं और बढ़ा दूंगा। फिर भी तलपट की रचना बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इसके बिना वित्तीय विवरण जैसे व्यापार खाता, वित्तीय विवरण में कौन कौन से खाते बनते हैं, व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट, चिट्टे की रचना करना अत्यधिक कठिन कार्य हो जाएगा। भाई खूब सारे लेजर के अपन जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बैठे, अब लेजर की एक बुक है, अब जैसे हमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, परचेज, मान लो परचेज लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लाओ भाई जर्नल एंट्री, अरे जर्नल नहीं नहीं लेजर लिया ना, लेजर बना रखे हैं, अब ढूंढेंगे लेजर कहाँ है, ये रहा परचेज लेजर, फिर वहां से लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेल्स, सेल्स लेजर ढूंढेंगे वहां लिखेंगे, फिर रेंट, रेंट लेजर, मतलब यूं खूब खाते ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, एक ही पन्ने पे सीट लिखी होगी जिसमें 100-150 लाइनें हैं, उस लाइनों के अंदर आपके सब खाते हैं, डेबिट क्रेडिट सब लिखा हुआ है, पूरी की पूरी लेजर की इतनी सारी बुक को आपने एक विवरण पत्र में बना रखा है जो 1-2 पन्ने का होगा, उस 1-2 पन्नों से आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आसान हो जाता है तलपट बनाना है, तलपट बनाने के बाद फाइनल अकाउंट आप आसानी से बना लेते हो, ठीक है सर। इसमें आ जाइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल सॉरी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना के मेथड कितने मैंने बताए थे, टोटल मेथड दूसरा, बैलेंसिंग मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, परफॉर्मे के साथ में लेजर की अगर टोटल उठा के डालते हो तो टोटल मेथड, लेजर की अगर बैलेंस उठा के डालते हो ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंसिंग मेथड। पढ़ते हैं कुल विधि, कुल विधि का मतलब टोटल मेथड, इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक खाता बही के खातों के, सॉरी क्या लिखता है एक तो ये, इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक खाता बही खाते का योग, योग लिखना था मैंने, ये क्या लिखा, योग लगाया जाता है तथा संपूर्ण राशि को तलपट में अंतरित किया जाता है। इस विधि में तलपट तैयार किया जाता है, जो ही खाता बही खातों का योग लगाया जाता है, खाता बही खातों के शेष निकालने में लगा समय इस विधि में बचा लिया जाता है। अरे यार ये छोड़ो, ये पता है बहुत एरर कर रखी है इसमें, मैं थोड़ा सही सुधार के शॉर्ट में लिखूंगा। टोटल मेथड में क्या होता है, एक तो मतलब क्या होता है भाई, टोटल मेथड विधि ज्यादातर का यूज दी जाती है साल के बीच में कभी भी चेक करने के लिए, तुरंत क्या कर लिया जाता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड की जोड़ कर ली जाती है, ठीक है, जोड़ जोड़ को यहाँ लिख दिया जाता है, टोटल टोटल को लिख दिया जाता है, जिससे क्या होता है बैलेंस निकालने के टाइम को बचाया जा सके, फटाफट चेक कर लिया जाता है। और ये देखो साथ में लिखा भी होगा नीचे, सामान्य तौर पर काम नहीं ली जाती है यह विधि, सामान्य तौर पर काम नहीं ली जाती है क्योंकि यह वित्तीय विवरणों की रचना में सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि वित्तीय विवरण खाता बही के सभी खातों के शेष के आधार पर तैयार किए जाते हैं, ना कि उनके कुल योग के आधार पर। मतलब कि फाइनल अकाउंट जो बनते हैं, लेजर अकाउंट के जो बैलेंस बनते हैं, जो बैलेंस से बनना गया ट्रायल बैलेंस है, उसी से फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो फाइनल अकाउंट किससे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है, लेजर अकाउंट के बैलेंस से, लेजर अकाउंट के बैलेंस से बनेंगे
ट्रायल बैलेंस से ही क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, थोड़ा घुमा के फिरा के पूछना चाहे, फाइनल अकाउंट बनते हैं ट्रायल बैलेंस से, लेजरों के कुल योग से बने ट्रायल बैलेंस से, लेजरों के बैलेंस से बने ट्रायल बैलेंस है, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो सबसे पहले बच्चा ट्रिक करेगा ट्रायल बैलेंस से। अरे भाई ट्रायल बैलेंस से बनते हैं, लेकिन दो ऑप्शन और है, उचित आंसर क्या है, सी वाला। लेजरों के बैलेंस से जो ट्रायल बैलेंस बनता है उससे वित्तीय विवरण बनते हैं, इस विधि से, बैलेंस शेष विधि से, बैलेंस विधि से, शेष विधि से। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक खाता बही खाते के शेष निकाले जाते हैं तथा केवल उन्हीं शेषों को तलपट में लाया जाता है। लेखाकारों द्वारा सामान्य यह विधि काम में लाई जाती है तथा वित्तीय विवरणों की रचना में सहायता करती हैं। वित्तीय विवरण खाता बही खातों के शेष के आधार पर तैयार किया जाता है, न कि उनके कुल योग के आधार पर। बस आपका ट्रायल बैलेंस पूरा हो गया। कल हम एक ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। फाइनल अकाउंट की अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी नहीं हुई बच्चों, आप सोचते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी हो गई। फाइनल अकाउंट के साथ साथ हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे, उसकी इक्वेशन सीखेंगे, उसके फॉर्मूले सीखेंगे, और कैश, परचेज, सेल्स, स्टॉक वगैरह, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, लगभग आपको मैं 25% सिंगल एंट्री सिस्टम फाइनल अकाउंट के साथ ही करा दूंगा। ऐसी टेक्निक से पढ़ाऊंगा आपका दिमाग सिंगल एंट्री तक दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वो तो मैं रोज बोलता ही हूँ, बार बार क्या बोलूं, जय हिंद, जय भारत।